भाइयों, कभी सोचा है कि आपका कमाया हुआ पैसा, जिस पर आप इतना भरोसा करते हैं, एक पल में अटक सकता है? आपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में तो सुना ही होगा। लाखों लोग मेरे आपके जैसे, जिन्होंने अपने रोजमर्रा के लेन-देन के लिए इस पर भरोसा किया था, अचानक एक झटके में चिंता में पड़ गए। आरबीआई के एक फैसले ने रातों रात सबकी नींद उड़ा दी। सोचिए, आपके वॉलेट में 50,000 रुपए और बचत खाते में 2 लाख रुपए 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 हो, और अचानक आपको पता चले कि आप उन्हें निकाल नहीं सकते या उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये लाखों परिवारों के लिए एक कड़वी सच्चाई बन गई। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करेंगे, जो शायद आपकी भी कहानी हो सकती है, और जानेंगे कि कैसे ऐसी मुश्किल घड़ी में अपने पैसों को सुरक्षित रखें। चलिए मिलते हैं राहुल से। 32 साल का राहुल दिल्ली के एक व्यस्त बाजार में अपनी छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर की दुकान चलाता है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक वो ग्राहकों के टूटे फोन और खराब लैपटॉप ठीक करता रहता है। उसकी दुकान छोटी है, लेकिन ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है क्योंकि उसका काम साफ और दाम वाजिब होते हैं। राहुल ने करीब 4 साल पहले अपनी दुकान में पेटीएम पेमेंट्स बैंक का क्यूआर कोड लगाया था। शुरुआत में ये उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। कैश गिनने का झंझट नहीं, खुले पैसों की दिक्कत नहीं, और ऊपर से कुछ कैशबैक भी मिल जाता था। धीरे धीरे राहुल ने अपने सारे लेन देन, दुकान का किराया, बिजली का बिल, सप्लायर को भुगतान, सब कुछ पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए ही करना शुरू कर दिया। उसका मानना था कि यह सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। उसने तो दुकान की रोज की कमाई का एक बड़ा हिस्सा, करीब 50,000 रुपए अपने पेटीएम वॉलेट में और लगभग 2 लाख रुपए अपने बचत खाते में रखना शुरू कर दिया था। राहुल को लगता था कि उसका पैसा कहीं नहीं जा रहा, वो तो बस एक डिजिटल बैंक में रखा है, जैसे किसी और बैंक में होता है। उसे कभी लगा ही नहीं कि ये एक अलग तरह का बैंक है, जिसके नियम कानून थोड़े अलग हो सकते हैं। वो अपनी दुकान की कमाई का हिसाब भी ज्यादातर पेटीएम के स्टेटमेंट से ही रखता था। उसकी दिनचर्या इतनी सेट हो चुकी थी कि सुबह उठते ही सबसे पहले पेटीएम ऐप चेक करना, दिन भर लेन देन करना और रात को सोते समय भी एक बार हिसाब देखना, यह सब उसकी आदत में शुमार हो गया था। उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उसका यह आसान तरीका उसे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। एक दिन फरवरी की शुरुआत थी। राहुल अपनी दुकान पर बैठा था। दोपहर के करीब 2 बजे होंगे। अचानक उसके फोन पर एक न्यूज नोटिफिकेशन आया, आरबीआई कैंसल्स पेटीएम पेमेंट्स बैंक लाइसेंस यूजर्स वरीड। राहुल ने पहले तो सोचा कि कोई फेक न्यूज होगी या फिर बस कोई छोटी मोटी बात होगी। उसने अपने एक दोस्त को फोन किया, जो थोड़ा बहुत फाइनेंस की खबरें देखता रहता था। दोस्त ने बताया कि यह खबर सच्ची है और आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपना पेटीएम ऐप खोला, वॉलेट बैलेंस देखा, 50,000 रुपए दिख रहे थे। बचत खाते में 2,10,000 रुपए थे। उसका दिमाग तेजी से घूमने लगा। क्या मेरा पैसा सच में अटक गया है? मैं अब दुकान का किराया कैसे दूंगा? सप्लायर को पेमेंट कैसे करूंगा? अगले कुछ दिन राहुल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। ग्राहकों ने पेमेंट करनी चाहिए, तो पेटीएम क्यूआर कोड काम नहीं कर रहा था। भाई साहब, पेटीएम नहीं चल रहा क्या? एक ग्राहक ने पूछा। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसने किसी तरह समझा बुझाकर कुछ ग्राहकों से कैश लिया, कुछ से जीपे या फोन पे से लेने की कोशिश की, लेकिन आदत पेटीएम की थी। उसकी रोज की कमाई, जो आमतौर पर 5,000 रुपए होती थी, गिरकर आधी रह गई। उसका सबसे बड़ा डर था कि उसके पेटीएम वॉलेट में रखे 50,000 रुपए और बचत खाते के 2 लाख रुपए का क्या होगा। उसे आरबीआई के नियमों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसे लगा कि शायद यह पैसा अब कभी वापस नहीं मिलेगा। उसने कई बार पेटीएम कस्टमर केयर को फोन किया, लेकिन या तो फोन नहीं लगा, या फिर जो जवाब मिले वो बहुत अस्पष्ट थे। सर, आपका पैसा सुरक्षित है, लेकिन लेन देन पर प्रतिबंध है। सुरक्षित है तो मैं निकाल क्यों नहीं पा रहा? यह सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने एक ही प्लेटफॉर्म पर इतना भरोसा क्यों किया? उसने कभी सोचा ही नहीं था कि एक बैंक पर इतना बड़ा संकट आ सकता है। उसे लगा था कि बैंक तो बैंक होता है, सब एक जैसे होते हैं। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। दुकान के खर्चे, घर का ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस, सब सवालों के घेरे में आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। हर दिन एक नई खबर आती और उसकी चिंता और बढ़ जाती। क्या राहुल का पैसा वापस आएगा? क्या वो इस संकट से उबर पाएगा?
क्या आप भी ऐसी ही गलती कर रहे हैं? एक शाम राहुल अपनी दुकान बंद कर रहा था। तभी उसका पुराना दोस्त अमित उससे मिलने आया। अमित एक छोटे बैंक में काम करता था और उसे फाइनेंस की थोड़ी समझ थी। राहुल ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई, अपनी चिंताएं साझा की। अमित ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यार राहुल, तूने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में क्यों रखे थे? राहुल को अमित की बात चुभ गई, लेकिन उसमें सच्चाई थी। अमित ने समझाया, देख, पेटीएम पेमेंट्स बैंक एक पेमेंट्स बैंक था, पूरा कमर्शियल बैंक नहीं। इसके पास कुछ पाबंदियां होती हैं, जैसे ये लोन नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते, और सबसे जरूरी बात, आरबीआई की नजर इन पर ज्यादा रहती है। अमित ने आगे कहा, तुझे पता है, बैंक में पैसा रखने का मतलब यह नहीं कि वो हमेशा 100% सुरक्षित है। डीआईसीजीसी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन हर बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए तक की गारंटी देता है। लेकिन पेमेंट्स बैंक के मामले में यह थोड़ा अलग होता है। वॉलेट में रखा पैसा डीआईसीजीसी के दायरे में नहीं आता, और अगर वो सेविंग्स अकाउंट था तो वो डीआईसीजीसी के कवर में आ सकता है। पर फिर भी एक ही जगह इतना पैसा रखना समझदारी नहीं है। अमित की बातें राहुल के लिए एक झटके जैसी थीं। उसने कभी इन छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसे लगा था कि डिजिटल मतलब सुरक्षित। अमित ने कहा, और सबसे बड़ी बात, तूने अपने बिजनेस के लिए कोई बैकअप प्लान नहीं रखा था। अगर एक पेमेंट गेटवे फेल हो जाए तो दूसरा क्या था तेरे पास? यह सुनकर राहुल को अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ। यह सिर्फ पेटीएम की गलती नहीं थी, यह उसकी अपनी लापरवाही थी। उसने अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को नजरअंदाज किया था। उसे समझ आ गया था कि उसे अब सिर्फ अपने पैसे निकालने की चिंता नहीं करनी, बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल ढांचा बनाना है। अमित से बात करने के बाद राहुल ने तुरंत हरकत में आने का फैसला किया। पहला कदम था अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बचत खाते से पैसे निकालना। आरबीआई के निर्देशों के अनुसार 15 मार्च तक पैसे निकालने या किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने की अनुमति थी। राहुल ने तुरंत अपनी दुकान के पास वाले एक बड़े कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई या एचडीएफसी में एक नया बचत खाता खुलवाया। यह काम उसने एक दिन में ही निपटा लिया। फिर उसने अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बचत खाते से 2 लाख रुपए नए बैंक खाते में ट्रांसफर किए। वॉलेट के 50,000 रुपए निकालने में उसे थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि वो सीधे बैंक में ट्रांसफर नहीं हो पा रहे थे। उसने अपने दोस्त के जीपे के जरिए 20,000 रुपए निकाले, और बाकी बचे 30,000 रुपए का इस्तेमाल उसने अपनी दुकान के कुछ सप्लायर्स को पेमेंट करने में किया, जहां अभी भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक से पेमेंट एक्सेप्ट हो रही थी। इस पूरे प्रोसेस में उसे लगभग एक हफ्ता लग गया, और हर दिन उसे थोड़ी चिंता होती थी कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। इसके बाद राहुल ने अपनी दुकान के लिए पेमेंट विकल्पों को डाइवर्सिफाई करने का फैसला किया। उसने तुरंत गूगल पे और फोन पे के क्यूआर कोड भी अपनी दुकान पर लगवाए। उसने अपने सप्लायर्स से भी बात की और उनसे उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगे, ताकि वो सीधे बैंक ट्रांसफर कर सके। ये सब करना शुरू में थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि उसे एक प्लेटफॉर्म की आदत थी। राहुल ने अपनी बचत को भी अलग अलग जगह बांटना शुरू किया। उसने अपने नए बैंक खाते में एक आपातकालीन फंड, इमरजेंसी फंड बनाया, जिसमें उसने 50,000 रुपए जमा किए। उसने अपने एक दोस्त से सलाह ली और एक छोटी सी फिक्स्ड डिपॉजिट भी करवाई, जहां उसे थोड़ी ज्यादा ब्याज दर मिल रही थी। यह सब राहुल के लिए बिल्कुल नया था। उसे हर महीने अपने खर्चों का हिसाब रखना शुरू करना पड़ा, ताकि उसे पता चले कि कितना पैसा कहां से आ रहा है और कहां से जा रहा है। उसने फाइनेंशियल न्यूज पढ़ना शुरू किया, आरबीआई के नियमों को समझने की कोशिश की। यह सब रातों रात नहीं हुआ, इसमें कई महीने लगे। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि यह उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए कितना जरूरी है। तो मेरे भाई, राहुल की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली बात, अपने सारे पैसे एक ही जगह कभी मत रखो। चाहे वो कोई बैंक हो, कोई डिजिटल वॉलेट हो, या कोई निवेश का जरिया। फाइनेंशियल डाइवर्सिफिकेशन यानी अपने पैसों को अलग अलग जगह बांटना सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है, यह हम जैसे मध्यम वर्ग के लिए और भी जरूरी है। सोचिए, अगर एक जगह आपका पैसा अटक भी जाए, तो आपके पास इमरजेंसी के लिए दूसरी जगह से पैसा निकालने का विकल्प होना चाहिए। दूसरी बात, जिस भी संस्था के साथ आप लेन देन कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी जरूर रखें। क्या वो एक पूरा कमर्शियल बैंक है? क्या वो पेमेंट्स बैंक है? क्या उसके पास आरबीआई या सेबी की पूरी अनुमति है? ये छोटी छोटी बातें आपको बड़ी मुश्किलों से बचा सकती हैं। अक्सर हम सुविधा के चक्कर में सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं। और सबसे अहम, हमेशा एक इमरजेंसी फंड तैयार रखें।
कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर पैसा एक ऐसे खाते में रखें जिसे आप आसानी से एक्सेस कर सकें, लेकिन रोजमर्रा के खर्चों के लिए इस्तेमाल ना करें। राहुल की तरह अगर आपका पैसा कहीं फंस भी जाए तो ये इमरजेंसी फंड आपको और आपके परिवार को मुश्किल समय में सहारा देगा। याद रखना, पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना और भी मुश्किल। अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपको खुद उठानी होगी, कोई और आपके लिए ये नहीं करेगा। तो भाइयों, ये थी राहुल की कहानी। उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी फाइनेंशियल यात्रा में ऐसी गलतियों से बचना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अगर यह कहानी आपको अपनी लगी या आपको लगा कि इसमें आपकी भी कोई सीख छुपी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम ऐसी ही सच्ची और काम की बातें आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने पैसों का ख्याल रखना।